इमेजिन कीजिए एक ऐसा नेता जिसे कभी अनस्टॉपेबल कहा गया, कोई रोक नहीं सकता था, जिसके नाम पर इलेक्शंस जीते गए, जिसकी रैलीज में लाखों लोग आते थे और जिसके सपोर्टर्स कहते थे कि भारत बदल रहा है। लेकिन आज उसी नेता को लेकर एक नया सवाल, नया बवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या मोदी सरकार प्रेशर में है? क्या जनता अब सवाल पूछ रही है? क्या बेरोजगारी, महंगाई और पॉलिटिकल पोलराइजेशन सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी ब्रांड पहले जितना पावरफुल नहीं रहा? क्या मोदी ब्रांड धीरे धीरे कमजोर हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम कोई इमोशनल डिबेट की बात नहीं करेंगे, न कोई ब्लाइंड सपोर्ट की बात करेंगे, न ब्लाइंड हेट की बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिटिक्स आप क्यों कह रहे हैं कि मोदी सरकार फेल हो रही है, क्यों मोदी सरकार फ्लॉप हो रही है। लेकिन कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 2014 याद होगा। 2014 इंडिया करप्शन से, स्कैंडल से परेशान थी। मसलन 2G, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ। लोगों को लगने लगा कि सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। और तभी एंट्री होती है एक ऐसे नेता की जिसे आज लोग नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। यह वैसा नेता जो खुद को आउटसाइडर बताते हैं। एक चाय वाला नैरेटिव, स्ट्रॉन्ग स्पीचेस, एग्रेसिव कैंपेनिंग और ढेर सारी प्रोमिसेस। अच्छे दिन आएंगे। लोगों का कहना है कि शायद यही वो नेता है जो इंडिया को, लोगों को लगने लगा था कि शायद यही वो नेता है जो इंडिया को बदल देगा। और सच कहें तो शुरुआती वर्षों में मोदी गवर्नमेंट ने मैसिव पॉलिटिकल डोमिनेंस दिखाई। मसलन डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, यूपीए रिवोल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज। इंटरनेशनली भी इंडिया की विजिबिलिटी बढ़ी। लेकिन हर पावरफुल राइज के साथ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती रहती है। और जब एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है तो क्रिटिसिज्म भी उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। 8 नवंबर 2016 याद कीजिए ये दिन। देश के प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और अनाउंस करते हैं 8 नवंबर 500 और 1000 के नोट बंद। अचानक पूरा देश शॉक्ड हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। लोग भागा दौड़ी करना शुरू करते हैं। सरकार ने कहा ब्लैक मनी खत्म होगा, करप्शन रुकेगा, फेक करेंसी खत्म होगी, टेरर फंडिंग रुकेगी। शुरुआत में लोगों ने जम के सपोर्ट किया। लोग लंबी लंबी लाइंस में खड़े होते थे और लोग कहते थे देश के लिए करेंगे, ये सब हम सह लेंगे। लेकिन फिर क्रिटिक्स ने सवाल उठाना शुरू किया। अगर ब्लैक मनी खत्म करना एक गोल था, फिर लगभग पूरा पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस कैसे आया? अगर ब्लैक मनी खत्म हो गया होता तो जो पैसे को आपने रोका वो पूरा सिस्टम में वापस कैसे आएगा? इससे स्मॉल बिजनेसमैन, डेली वेजेस वर्कर्स, इनफॉर्मल इकोनॉमी, इन सब पर डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ तक कि कई छोटे व्यापार बंद हो गए, लाखों लोगों का इनकम प्रभावित हुआ। क्रिटिक्स कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ज्यादा थी। और यहीं से सरकार की इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पर सवाल उठने लगा। सवाल लगातार सरकार के ऊपर उठने लगा। सरकार लगातार घेरे मारने लगी। सवाल उठती है सरकार के लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, सबसे अहम सवाल है। मसलन जॉब्स। इंडिया दुनिया के सबसे यूथ देशों में से एक है, जैसा कि आप हम जानते हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जॉब है कहां। क्रिटिक्स का कहना है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रही है, लेकिन क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। मसलन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स डिलीवरी जॉब्स कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं। हाईली एजुकेटेड यूथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सालों स्पेंड कर देते हैं, लेकिन
पेपर लीक्स, एग्जाम्स कैंसिलेशंस, ये फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर आपको लाखों फ्रस्ट्रेटेड यूथ मिल जाएंगे। अगर आप एक सवाल दागो, लाखों मैसेज आपके पास आएंगे। कई लोग कहते हैं डिग्री है लेकिन फ्यूचर नहीं। सरकार सपोर्टर्स कहते हैं कि स्टार्टअप्स बढ़े हैं, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी है, लेकिन क्रिटिक्स का भी सवाल है, बिल्कुल कहीं ना कहीं जायज दिखता है। अगर सिचुएशन इतनी अच्छी है तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी पॉलिटिकल इशू क्यों बन चुकी है? अगर वाकई में अगर सरकार बहुत अच्छी कर रही है तो इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? और यही इशू शुरू गवर्नमेंट की इमेज को डैमेज कर रही है, डिमिनिश कर रही है। एक सवाल और है कि इन्फ्लेशन एंड द मिडिल क्लास से एक सवाल है। अब जो सबसे अहम रोल है मिडिल क्लास की बात करते हैं, वही मिडिल क्लास जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मोदी सपोर्ट किया, लेकिन आज वही मिडिल क्लास की फैमिलीज प्रेशर में है। लगातार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्कूल फीस बढ़ रही है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ती जा रही है, रेंट बढ़ रही है, ईएमआई बढ़ रहे हैं, सब कुछ एक्सपेंसिव होता जा रहा है। और क्रिटिक्स कहते हैं कि सैलरी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है जितनी ज्यादा की कॉस्ट ऑफ लिविंग हो रहा है। और यही रीजन है कि फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे लोगों के बीच, चाहे युवा हो या उनसे अधेड़ उम्र के लोग हो, सबके सामने बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि हम टैक्सेस भी देते हैं और बेनिफिट्स हमें नहीं मिलती। यही एंगर सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म में दिखने लगे हैं। यही एंगर सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म में दिखने लगे हैं। अब आते हैं उस मूवमेंट पर जिसने पूरी दुनिया के अटेंशन को खींचा। जैसे आपको याद होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट, सरकार ने लॉज को डिफॉल्व किया, लेकिन लाखों किसानों ने कहा कि ये लॉज कॉर्पोरेट कंट्रोल बढ़ाएंगे। दिल्ली बॉर्डर्स पे प्रोटेस्ट लगातार हो रहा था, जैसा कि आप देख रहे होंगे विजुअल्स में। महीनों तक, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, महीनों तक प्रोटेस्ट करती रही, लेकिन सरकार ने लॉज को वापस लिया और ये प्रोटेस्ट खत्म हो गई। क्रिटिक्स ने कहा कि ये सरकार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिफीट थी, क्योंकि गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस फेल हुई। गवर्नमेंट समझा नहीं पाई कि जो बिल है आपके फायदे के लिए। और सपोर्टर्स कहते हैं कि रिफॉर्म्स मिसअंडरस्टूड हुआ। मिसअंडरस्टूड इसलिए हुआ कि सरकार समझा नहीं पाई। ये परसेप्शन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और परसेप्शन यही बना, सरकार ग्राउंड एंगर को समझ नहीं पाई, सरकार किसानों की बात को समझ नहीं पाई, या सरकार का जो मसला था, सरकार ने जो भी चेंजेस लाया था, वो किसानों तो उस बात को पहुंचा नहीं पाई। अब बात उस इशू की करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। मीडिया क्रिटिक्स का आरोप है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा सरकार के खिलाफ टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता। प्राइम टाइम डिबेट्स हो, इमोशनल नेशनलिज्म हो, ओपोजिशन टारगेटिंग हो, क्रिटिक्स इसे प्रोपेगेंडा मॉडल कहते हैं। उनका कहना है कि रियल इश्यूज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब पर सीरियस डिबेट्स कम होती है। इसके बजाय राजनीति धर्म से दूरी बनाकर चल सकती है। सिख गुरुओं ने पीरी और मीरी का सिद्धांत शुरू करा। पीरी और मीरी समझते हैं कि मैं पीर भी हूँ तुम्हारा, पीर माने गुरु, और मैं मीर भी हूँ तुम्हारा, मीर माने राजा। जब आवश्यकता पड़ती है तब कहा जाता है राजनीति को धर्म चाहिए। अगर कोई वाकई धार्मिक आदमी हो और वो राजनीति करे तो उससे सुंदर राजनीति कोई कर नहीं सकता। जब दुनिया की हालत बहुत खराब हो जाती है तो राजनीति की भी बागडोर कई बार धर्म को अपने हाथ में लेनी पड़ती है। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर कृष्ण हाथ में थी। कुरुक्षेत्र के मैदान पर क्या हो रहा था? क्या वो राजनीति नहीं थी? अगर धर्म राजनीति से दूर रह जाता तो श्रीमद् भगवत गीता नहीं होती फिर कभी। धर्म को राजनीति में निश्चित रूप से होना चाहिए, घटिया धर्म को नहीं। जब गुरु गोविंद सिंह साहब राज्य की कमान अपने हाथ में लेते हैं, राजनीति में उतरते हैं, तो वो एक बात होती है, वो धर्म पुरुष पहले हैं और राज पुरुष बाद में है। इंडिया में अब रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ रही है। सबसे सेंसिटिव टॉपिक है जिसकी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, रिलीजन। क्रिटिक्स का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ी है। चाहे आप सोशल मीडिया पे देखें, हेट स्पीचेस बढ़ गई हैं, क्योंकि डिबेट्स में देखें शॉटिंग चिल्ला रहे लोग, पॉलिटिकल रिलीज में देखें अलग अलग गलत वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे सोसाइटी
डिवाइड हो रही होती है, और सपोर्टर्स कहते हैं कि मेजोरिटी कंसर्न्स को फाइनली वॉइस मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पोलराइजेशन शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स में मदद करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोसाइटी को डैमेज करती है? क्योंकि जब सिटीजन्स एक दूसरे पर ट्रस्ट खोने लगते हैं तो डेमोक्रेसी अपने आप कमजोर हो जाती है। क्वालिटी पहले से ज्यादा इंप्रूव हुई? क्या स्मॉल बिजनेस सिक्योर है? और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम सवाल, क्या एक ऑर्डिनरी इंडियन मेंटली पीसफुल है? क्या आम आदमी शांति से जिंदगी जी रहा है? ये सवाल धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट करते हैं, जो सरकार से आम लोग पूछते हैं। रियलिटी सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, रियलिटी ये भी है कि आज भी करोड़ों लोग मोदी को स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं। कई लोग बिलीव करते हैं कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबली स्ट्रॉन्ग बनाया। कई वेलफेयर स्कीम्स का डायरेक्ट बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचा। और सबसे बड़ी बात, अपोजिशन अभी तक यूनाइटेड अल्टरनेटिव नहीं बना पाई। अब सवाल ये नहीं है कि कोई नेता परफेक्ट है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंडियन डेमोक्रेसी हेल्दी डिबेट अलाउ करती है? जो सबसे अहम सवाल है, क्या सिटीजन सवाल पूछ सकते हैं? क्या क्रिटिसिज्म को एंटी नेशनल नहीं कहा जाएगा? आजकल अगर क्रिटिसिज्म करने लगे तो आपको एंटी नेशनल कहा जाता है। क्या सपोर्टर्स और क्रिटिक्स पीसफुली डिसएग्री कर सकते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल चीज इलेक्शन नहीं, अकाउंटेबिलिटी होती है। इलेक्शन तो एक पार्ट होता है, लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी भी सबसे बड़ी पार्ट होती है डेमोक्रेसी में। और अकाउंटेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब जनता सवाल पूछे, जब जनता का अधिकार सवाल पूछने का खत्म नहीं किया जाए, तभी अकाउंटेबिलिटी बना जा सकता है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पार्ट पे। तो क्या मोदी फ्लॉप पीएम है? कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ, मोदी फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पोलराइजेशन और इकोनॉमिक प्रेशर उनके अकॉर्डिंग बहुत बड़ी फेल्योर है मोदी की। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ये भी कहते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन पॉलिसी, डिजिटल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और वेलफेयर पॉलिटिक्स उनके अकॉर्डिंग बड़ी अचीवमेंट होती है। और शायद यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ब्यूटी है। डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट रियलिटीज। लेकिन एक चीज सबसे जरूरी है कि ब्लाइंड वर्शिप नहीं होनी चाहिए, या ब्लाइंड हेट भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फैक्ट, क्वेश्चंस और इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी तभी सरवाइव करती है जब जनता सोचती है कि सोचती है, सवाल पूछती है और डरती नहीं है। अब सवाल आपसे, क्या क्रिटिक्स सही है या मोदी अभी भी इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं? कमेंट्स करके अपना ओपिनियन हमसे शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसी डीप पॉलिटिकल एनालिसिस वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।